हॉरर कहानियाँ टीवी। बांझ चुड़ैल। एक दिन राजू अपनी माँ के साथ अपनी गर्भवती पत्नी को कार में बिठाकर अस्पताल की ओर जा रहा था। कार तेज चलाइए ना, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही अस्पताल पहुंचा दूंगा। सब्र कर बहू, बस थोड़ी देर की और बात है, हम अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी अचानक एक वीरान पड़े घर के सामने कार बंद पड़ जाती है। क्या हुआ बेटा, अचानक कार क्यों रोक दी? पता नहीं माँ क्या हुआ, चलते चलते अचानक से कार बंद हो गई। राजू कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ राजू की पत्नी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। लगता है अब बहू की डिलीवरी यहीं हो जाएगी। देख बेटा, सामने एक पुराना घर दिख रहा है, चल बहू को वहीं ले चलते हैं। उसके बाद राजू अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी पत्नी को उस पुराने घर में ले जाता है। वो घर पूरी तरह से जला हुआ था, साथ ही उसके अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। राजू की माँ उसकी पत्नी की डिलीवरी करवाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ घर के बाहर खड़ा राजू भगवान से प्रार्थना करने लगता है। थोड़ी ही देर में राजू की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ किसी के डरावने तरीके से रोने की आवाज़ गूंजने लगती है। ये देखकर वो तीनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। फिर वे सभी किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ महीने बाद उसी गांव में रहने वाले सरपंच की बहू गर्भवती थी। बहू की डिलीवरी का समय हो चला है, हमें उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल जाने वाले रास्ते पर एक जला हुआ पुराना घर है। जो भी गाड़ी गर्भवती औरत को लेकर उस रास्ते से गुजरती है, वह उस घर के सामने खराब हो जाती है। बाद में मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। सालों से यही सिलसिला चला आ रहा है। इसीलिए मैं अपनी बहू के बारे में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तुम एक काम करो, गांव की दाई को बुला कर लाओ। वो आकर घर में ही हमारी बहू की डिलीवरी कर देगी। अरे अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तुमसे जितना कहा है उतना करो। उसके बाद सरपंच की पत्नी गांव की दाई को अपने घर बुला लाती है। दाई कमरे में जाकर सरपंच की बहू की डिलीवरी कराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक दाई की आंखें लाल हो जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। अरे अचानक तुझे क्या हो गया? तू इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? लेकिन दाई कुछ नहीं कहती और सरपंच की पत्नी को चाटा मारकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद दाई सरपंच की बहू पर हमला करके उसे पीटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सरपंच की बहू बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी प्रसव के दौरान वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। दूसरी तरफ सरपंच की पत्नी चिल्लाते हुए सभी लोगों को कमरे के अंदर बुला लेती है। दाई के हाव भाव देख सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। तभी सरपंच और बाकी लोग मिलकर डंडे से दाई को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक दाई का बर्ताव बदल जाता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए सरपंच जी, पता नहीं अचानक क्या हो गया था। ऐसा लगा जैसे कोई शैतान मुझ पर हावी हो गया है। मेरी बात का यकीन करिए सरपंच जी। तभी एक औरत सामने आकर कहती है, ये दाई बिल्कुल सही बोल रही है। कई सालों से मैं देख रही हूँ, हमारे गांव में कोई भी औरत माँ नहीं बन पाती। सभी के बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या तो फिर उसका गर्भपात हो जाता है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव पर किसी शैतान का साया है। हमें फौरन बीरपुर वाले तांत्रिक जी को बुलाना होगा। इन सब बातों से मुक्ति दिलाने में वही समर्थ है। ठीक है, कुछ लोग जाकर बीरपुर वाले तांत्रिक को बुला कर लाओ। जाओ जल्दी। उसके बाद गांव के कुछ लोग जाकर तांत्रिक को लेकर गांव में आते हैं। गांव में आते ही तांत्रिक को एक अजीब नकारात्मक शक्ति का एहसास होने लगता है। तुम सबका शक बिल्कुल सही है। इस गांव पर एक चुड़ैल का साया है। अगर ऐसा है तो आप उस चुड़ैल का खात्मा करके
हमें उसके आतंक से निजात क्यों नहीं दिलाते? आप चिंता मत करिए, मैं अभी उस चुड़ैल को यहाँ बुलाता हूँ। उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर तांत्रिक सामने जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोद देता है। उसके बाद वो कुएं से पानी निकालकर उस गड्ढे को पूरी तरह से पानी से भर देता है। सुनो, मैं यहाँ चारों तरफ एक घेरा बना रहा हूँ। कोई भी इसके अंदर आने की गलती मत करना। फिर तांत्रिक एक घेरा बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है और मंत्र पढ़ते हुए काली राख गड्ढे में फेंकना शुरू कर देता है। देखते ही देखते गड्ढे का पानी खौलना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर मंत्रोच्चारण के बाद अचानक उस गड्ढे के पानी में एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कौन है तू? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तू सालों से लोगों के बच्चों को मार रही है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। बोल आखिर उन मासूम नवजात बच्चों से तेरी क्या दुश्मनी है, जो तो इस बेरहमी से उन बच्चों की हत्या करती है। उसके बाद चुड़ैल डरावने तरीके से सिसकारियां भरते हुए रोने लगती है। फिर चुड़ैल उन सभी को अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। बहुत सालों पहले उस गांव में चंदा नाम की एक भोली भाली लड़की बहू बनकर आई थी। चंदा बहुत गुणी थी। वो घर के सारे काम बहुत अच्छी तरह से करती थी। उसका पति और उसकी सास दोनों उससे बहुत खुश थे। देखते ही देखते शादी को 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं होता। इस वजह से गांव की औरतें चंदा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। इसी तरह एक दिन चंदा की सास उसे लेकर एक औरत के घर पूजा पर गई हुई थी। पूजा होने के बाद जब वो औरत खीर बांटना शुरू करती है, तभी अचानक वो देखती है कि खीर पूरी तरह खराब हो गई थी। ये देखकर पूजा में बैठा पंडित क्रोधित हो जाता है। जरूर इस घर में कोई मनहूस लड़की के कदम पड़े हैं, जिस वजह से ये पूजा की खीर खराब हो गई। पूजा पूरी तरह से असफल रही है और इसीलिए अब तुम्हारे घर का विनाश निश्चित है। पंडित की बात सुनकर वहां मौजूद सभी औरतें और लड़कियां एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी एक औरत खड़ी होकर चंदा के बाल पकड़ लेती है। यही है वो मनहूस पंडित जी, इसी की वजह से हमारी पूजा असफल हुई है। हाँ, ये एक बांझ है। इसकी वजह से गांव में कभी कोई शुभ काम नहीं हो पाता। पिछले ही हफ्ते की बात है, जब यह मंदिर गई थी, तभी अचानक मंदिर में लगी बड़ी घंटी टूटकर नीचे गिर गई, जिस वजह से मंदिर का पूरा फर्श चकनाचूर हो गया और भगवान की मूर्ति भी नीचे गिर गई थी। हाँ, ये एक मनहूस बांझ है। अगर ये गांव में रही तो इसके चलते हमारे गांव में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम सब ठीक कहती हो। ऐसी कलंकनी को गांव में रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे इसी वक्त गांव से बाहर भगा दो। तुम सब मेरी बहू के बारे में ऐसी ऊट पटांग बातें क्यों कर रहे हो? मेरी बहू कोई मनहूस नहीं है। खबरदार, अगर दोबारा किसी ने मेरी बहू के बारे में ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी औरतें भड़क जाती हैं और फिर वे सभी चंदा को पकड़कर उसकी पिटाई करना शुरू कर देती हैं। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, चलो सब मिलकर इसका खात्मा कर देते हैं। दूसरी तरफ गांव के आदमी भी उन औरतों का साथ देने लगते हैं। उसके बाद वो सभी चंदा को पकड़कर जबरदस्ती उसे उसके घर ले जाते हैं और उसे घर के अंदर बंद करके पूरे घर को आग लगा देते हैं। बेचारी चंदा मदद के लिए चिल्ला चिल्ला कर थक जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। दूसरी तरफ गांव वालों ने चंदा की सास और उसके पति को भी मार मार के बुरी तरह घायल कर दिया था। देखते ही देखते चंदा आग में जलकर मर जाती है। उसके बाद गांव वाले उसके पति और उसकी सास को भी गांव से बाहर भगा देते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं था। अपनी बुरी सोच के चलते गांव वालों ने बड़ी बेरहमी से मुझे जलाकर मार दिया था। तब से मैंने कसम खाई है कि मैं इस गांव में किसी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होने दूंगी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन सुन, सालों पहले लोगों के द्वारा की गई गलती की सजा तू आज के लोगों को मत दे। इन सीधे साधे लोगों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए मैं तुझे
विनती करता हूँ तो इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, चली जा। फिर गांव के सभी लोग घुटने पर बैठकर चंदा से माफी मांगने लगते हैं। उन सभी को गिड़गिड़ाते देख चंदा का मन बदल जाता है और वो हमेशा के लिए गांव छोड़कर वहां से चली जाती है।